गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस आपकी क्लास 12th का चैप्टर 1 है, कोल्ड वॉर, ये एरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 15 से 20 मिनट्स की ये वीडियो रहेगी, बहुत क्विक होगी। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री की बनाई थी और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये ऐसी ही प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस की भी बनाओ। तो हेयर आई एम विद द पॉलिटिकल साइंस वाली प्लेलिस्ट। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ। इसमें जैसे कि ये फर्स्ट इंट्रो में ही लिखा है यूएसएसआर और यूएसए। तो अगर नहीं पता और बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इतना समझ लो कि आज के चाइना, रशिया, इनके अंडर आते थे। ये यूएसएसआर को फॉलो करते थे और यूएसए में जो वेस्टर्न अपनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसए के साथ थी। ऐसे करके इसको बेसिक समझ के हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अब कहानी ये पूरी एक स्टोरी की तरह है जो कि शुरू हुई थी 1961 में। इस वक्त जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। क्या है फुल फॉर्म? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये बड़े वरिड थे कि जो क्यूबा है, ये क्यूबा हिस्सा किसका था? यूएसएसआर का। कम्युनिस्ट रूल था। यूएसएसआर वाले लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते थे और कैपिटलिज्म को कौन फॉलो करता था? यूएसए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 11th में भी पता था। अब देखो, यहाँ पे है क्यूबा, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ही पास है। तो इनका डर भी थोड़ा जायज था और इनको लगा कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फाइडल कैस्ट्रो, इनको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये छोटा सा टापू है क्यूबा। तो इसीलिए निकिता खुश्रेव, ये लीडर थे सोवियत यूनियन के। इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, यूएसएसआर में बहुत सी कंट्रीज आती थी लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेशन किसका था? रशिया का। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये इनकी पिक्चर है कि हम 1962 में, 1961 में इनको टेंशन हुई, 62 में इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में प्लेस किया। ठीक है। अब इन वेपन्स को जैसे ही प्लेस किया, यूएस को ऑब्वियसली पता चल गया और वो आ गए टेंशन में कि मतलब ऐसे इन्होंने एकदम से आर्म्स रख दी, पता नहीं कोई अटैक ना कर दे हमारे ऊपर। तो इसीलिए उस वक्त जो यूएस में थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने यहाँ पे एक, आपको अगर आप जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी या म्यूजियम में ये एक पिक्चर वहां पे है जिसमें बताया गया कि जो ये मिसाइल थी इसका इस तरीके से रेंज थी, मतलब ये मिसाइल यहाँ यहाँ अटैक कर सकती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आप नजर रखो इन मिसाइल्स पे और इनके पूरे एक्शन पे कि कल को हमारे अमेरिका पे कोई अटैक ना हो। और इस पूरी सिनेरियो को कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि क्यूबा में मिसाइल आ गई और यूएस से अपना परेशान है और यूएसएसआर अपने को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। इसको पूरे को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो रही है ये सिचुएशन। कोल्ड वॉर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन थी किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के बीच में। और वो अपने अपने जो अलायंस थे, यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, यूएसएसआर को कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। तो वो दोनों अपने अलायंसेस के साथ खड़े थे। अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी भी बढ़ती तो सेकेंड के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। तो ये दो पावर्स एक दूसरे के फेस टू फेस खड़ी थी। तो वेस्टर्न अलायंसेस जो थे वो थे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, जो कि ईस्टर्न अलायंस जिसके साथ यूएसएसआर था, ये सोवियत यूनियन हेड कर रही थी। और ये सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, जो कि आज मैं आपको एग्जांपल शुरू में ही बोला था, आप मेजरली ये याद रख सकते हो। रशिया का वॉर तो इस वक्त आप देख ही रहे हो। वो रशिया का वॉर भी इसीलिए है क्योंकि जिस कंट्री से वो लड़ रहे हैं वो कैपिटलिज्म के अंडर जाना चाह रही है, वो यूएस को सपोर्ट करना चाह रही है और रशिया को लग रहा है कि यूएस अब मेरी टेरिटरी के पास अपनी ट्रूप्स प्लेस करेगा। तो ये आज का प्रेजेंट भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? एमसीक्यू में आ सकता है, या आपको अपने आंसर बिल्डिंग में भी लिखना होगा। 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और वर्ल्ड वॉर वन में ये अलायंसेस थे।
अलायंसेस कौन से थे? जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। ये एक दूसरे के साथ थे। ये सॉरी, वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है। अगर वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पावर दिखाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब छोड़े हिरोशिमा नागासाकी में अगस्त 1945 में, जिसकी ये पिक्चर बहुत पॉपुलरली दिखाई जाती है, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। अब इस न्यूक्लियर वॉर की दो साइड्स थे कि कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने सही किया ऐसा करके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका को पता था कि जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला है, उसने फिर भी पूरे वर्ल्ड को अपनी पावर दिखाने के लिए ये चीज की। अगर हम न्यूक्लियर वॉर की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि अगर यूएसएसआर या यूएस में से कोई भी न्यूक्लियर वॉर करे तो सिर्फ एक कंट्री को लॉस होगा, बोथ द साइड्स विल बी अफेक्टेड। इस लॉजिक को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, क्योंकि दोनों साइड्स के पास यूएस भी कम नहीं था, यूएसएसआर भी कम नहीं था। दोनों के पास पावर थी कि वो भयंकर तबाही मचा सकते थे, वॉर इनिशिएट कर सकते थे, और उनके पास काफी हथियार थे, काफी सारी चीजें थी जिनसे वो ये कर सकते थे। लेकिन उनको ये पता था कि अगर हम वॉर करते हैं तो ना ही सिर्फ हमारे दुश्मन को, पर हमें भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसीलिए इसे कोल्ड वॉर सिचुएशन कहते हैं कि कोई कंट्री वॉर का जो खामियाजा है वो नहीं उठाने को तैयार होती। तो ये कोल्ड वॉर रहा, हॉट वॉर या शूटिंग वॉर नहीं बना। अब दो ब्लॉक्स यानी कि यूएसएसआर और यूएस जो उभर के आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो ये साथ थे। स्मॉलर स्टेट्स को भी इन्होंने अपने अलायंस में लेना धीरे धीरे शुरू किया, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो। अगर हम, जो आप रेड वाले एरिया देख रहे हो वो यूएसएसआर के साथ है, और जो नाटो मेंबर्स हैं वो यूएस के साथ हैं। अब इससे क्या हो रहा था, उनको जो छोटे छोटे रीजन्स थे, जैसे क्यूबा एक बहुत छोटा सा रीजन है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे रीजन्स को यूएस और यूएसएसआर सपोर्ट देता था, और उसके बदले वो उनको हथियार देते थे, वेपन्स देते थे अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटा सा रीजन है तो आसपास की जो लोकल राइवल्स होते थे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें उनको हेल्प मिल जाती थी। तो छोटे राज्य, जो छोटे कंट्रीज हैं या टापू हैं, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और यूएसएसआर को, समझ आता है। लेकिन यूएस और यूएसएसआर को क्या जरूरत है इन सब के सपोर्ट की? तो उनको आगे हम ये चीज देखेंगे कि क्यों ये छोटे छोटे रीजन्स का सपोर्ट इनको चाहिए था। अब जो ये डिविजन हुआ वो हुआ फर्स्ट यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप यूएस की तरफ चला गया, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो सोवियत कैंप में आ गया। इसीलिए इसको वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के दो पार्ट्स हो गए और वो डिवाइड हो गया। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस के बारे में। वेस्टर्न अलायंस जो था ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसने इसको फॉर्मलाइज किया था, और इसमें 12 स्टेट्स आती थी। इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अगर इन 12 में से किसी एक पे भी कोई अटैक करता है तो वो सब पे अटैक होगा, और उनको एक दूसरे की प्रोटेक्शन और हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसके जवाब में, ये तो 1949 में ही बन चुका था, तो अब इसके जवाब में सोवियत ने भी अपना एक ऐसे ही अलायंस बनाया जिसका नाम वॉर्सो पैक्ट था। इसमें इन्होंने 1955 में वही चीजें काउंटर की जो नाटो ने की थी यूरोप में, कि अगर इनमें से सोवियत यूनियन में से किसी भी कंट्री पे अटैक हुआ मतलब वो सब पे अटैक होगा। अब इसी तरीके से, अब ये तो यूरोप की बात हुई, अब इन्होंने अपना दबदबा एशिया में भी बढ़ाना, एशिया और अफ्रीका में भी बढ़ाना शुरू किया। तो ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने अलायंस को बिल्ड किया, और वो दो अलायंसेस, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सिटो और सेंटो, ये दो ट्रीटीज उन्होंने साउथ को भी अपने, ये जो एशिया है उसको अपने अंडर लेने की कोशिश की। और इसके जवाब में चाइना के साथ कम्युनिस्ट क्लोज रिलेशंस बिल्ड करने शुरू किए, और रीजन जैसे कि नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, ये आज भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था। लेकिन एक तीसरी चीज भी थी, कुछ ऐसे भी कंट्रीज थी जो ना यूएस को सपोर्ट करना चाहती थी ना यूएसएसआर को सपोर्ट करना चाहती थी,
वो गई किसके साथ? नॉन अलाइंड मूवमेंट। दे स्टेड इंडिपेंडेंट, और इसका एक एग्जाम्पल हम भी हैं। हमने ना यूएस को सपोर्ट किया, ना यूएसएसआर को सपोर्ट किया, हमने पीस को सपोर्ट किया, हम किसी के साथ नहीं गए। अब क्यों ये सुपर पावर्स को एलाइज की जरूरत पड़ती थी, जो मैंने आपसे ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था। न्यूक्लियर वेपन्स और आर्मीज तो इनको मिलती ही थी। अब छोटे छोटे राज्यों से जो मिल के अगर हम देखें, नॉर्थ वियतनाम वगैरह, ये छोटे छोटे जगहों को जो वो मिला रहे हैं, इनको मिला के भी जो सुपर पावर है उनका कोई मैच नहीं था। यूरोप अपने आप में बहुत पावरफुल सुपर पावर है वो, तो फिर उनको क्यों ये स्मॉलर स्टेट्स चाहिए? ये उनको इसीलिए चाहिए थे क्योंकि यहाँ से उनको तेल मिनरल्स मिल जाते थे, और ये ऐसी टेरिटरी होती थी जहां से वो अपने हथियार लॉन्च कर सकते थे। जैसे क्यूबा, क्यूबा एक छोटा सा टापू है, उससे यूएसएसआर को क्या फायदा? ये फायदा था कि वो सीधा अपनी ट्रूप्स यूएस के घर के सामने रख रहा है। इनकी लोकेशन से जासूस एक दूसरे पे जासूसी कर सकते थे। इकोनॉमिक सपोर्ट एक दूसरे को ये देते थे। अगर कभी किसी छोटे राज्य पर अटैक हो तो दूसरा छोटा राज्य जो यूएसएसआर के सपोर्ट में है वो आ जाएगा प्रोटेक्ट करने। ये ऊपर ऊपर था, और मेजर रीजन था लॉयल्टी ऑफ आइडियोलॉजी। क्योंकि यूएस क्या सपोर्ट करता है? कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर क्या सपोर्ट कर रहा है? कम्युनलिज्म। सारा खेल ही आइडियोलॉजी का था। तो जितनी कंट्रीज यूएसएसआर के खेमे में होंगी, मतलब कम्युनलिज्म का दबदबा ज्यादा होगा। अगर ज्यादा कंट्रीज यूएस के सपोर्ट में होंगी, मतलब कैपिटलिज्म का दबदबा ज्यादा होगा। अब इन दो ब्लॉक्स के बाहर जो भी कंट्री थी वो नॉन अलाइंड कंट्री थी। इन्होंने कोशिश की कि लड़ाई कम हो, इन्होंने शांति और ना एक दूसरे के बीच में शांति क्रिएट करने की कोशिश की। अब दोनों जगहों को, चाहे यूएस थी या यूएसएसआर था, दोनों को पता था कि ऐसा हो सकता है कभी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए गलती से, जानबूझ के नहीं। कोई लीक हो जाए, कोई फायर शूट ऑफ हो जाए, कोई गलती से, कोई एक सिपाही ऐसा गलती से कर दे, कोई भी मिसाइल गलती से लैंड हो जाए दूसरी तरफ, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और पूरा का पूरा वॉर छिड़ जाए, जबकि दोनों नहीं चाहते वॉर। तो इस डर में इन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया और लिमिट किया, एलिमिनेट किया न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एक बैलेंस रहे, आर्म का कंट्रोल रहे। और इसने दो साइड्स को एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसका नाम था लिमिटेड टेस्ट बैन न्यूक्लियर नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये दो ट्रीटीज उन्होंने साइन की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा। टेस्ट बैन को लिमिट किया और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का ट्रीटी, ये दो ट्रीटी साइन हुई थी और इन्होंने आर्म्स पे एक लिमिट लगाई थी। अब बाइपोलर वर्ल्ड को चैलेंज हुआ, किसने किया? नाम, नॉन एलिमेंट, जो ये किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना यूएस ना यूएसएसआर को। तो ये तीन फ्रेंड्स, यानी कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गैलम एबेल नसीर, ये तीन फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1956 में मीटिंग की। इनके अलावा इंडोनेशिया के सुकार्नो, मतलब ये पांच बेसिकली लीडर्स थे जो फाउंडर्स थे ऑफ नैम और नॉन अलाइंड सबमिट, जो कि कहाँ हेल्ड हुई थी? बेलग्रेड में 1961 में। इसके तीन फैक्टर्स थे: कॉपरेट करना पांचों कंट्रीज में, वर्ल्ड वॉर की टेंशन जो ग्रो हो रही है उस टाइम में एक दूसरे का साथ देना, और न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज जो थी उनको भी इसके साथ जोड़ना। 1960s में 16 नई अफ्रीकन कंट्रीज यूएन का हिस्सा बनी। पॉलिसी जो थी अलायंस की, उसने ये नहीं कहा था कि हम आइसोलेट या न्यूट्रल रहेंगे, कि ना हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे ना हम यूएस को करेंगे। इनका पर्पस आइसोलेशन था, जैसे कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि वो आइसोलेट कर देते हैं, वो कोई हिस्सा ही नहीं लेते। इंडिया या फिर जो ये नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, उन्होंने एक दूसरे के जो बीच में दुश्मनी थी इसमें कम करने की कोशिश की, शांति लाने की कोशिश की। और क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी भी थी जो कॉलोनियल रूल से खुद जो थी ये लीस्ट इकोनॉमिक डेवलप्ड थी, तो इनके सामने भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, जो कि हमने इकोनॉमिक ऑर्डर में हम देखेंगे। तो इन्होंने एक दूसरे को इकोनॉमिकली भी लिफ्ट करने की कोशिश की कि हम डेवलप कर सके। आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू, ये ओरिजिनेट होने लगा और ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस होने लगी जिसमें नई ट्रेड पॉलिसी प्रपोज हुई। तो इकोनॉमिकली डेवलप करने में एक दूसरे को सपोर्ट किया। नेचुरल रिसोर्सेज जो थे
कंट्रोल जो था एलडीएस का, वो बाय डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। उन्होंने ये कहा कि जो एलडीएस कंट्रोल है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो उनको मिले, वेस्टर्न मार्केट्स में उनको एक्सेस मिले, कि जो ये लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे कि इंडिया है, ये अपना सामान बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में बेच सके, क्योंकि वो पुअर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो हमें कम पड़े, और एलडीएस जो है वो ग्रेटर रोल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो ना ही इंडिया एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर था, ना उसने कोई यूएस के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखा, ना यूएसएसआर के साथ। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो कोल्ड वॉर के बीच में हमने अपना ध्यान रखा, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे हम लोग पर्टिकुलरली दोनों अलायंस से दूर रह रहे थे, और दूसरा हम अभी डीकोलोनाइज हुए थे, तो ना ही हम किसी के नेगेटिव ना ही हम नेगेटिव थे, और ना ही हम ऐसे थे कि हमने लड़ रहे हैं तो लड़ते रहे, हमें क्या लेना देना। हमने ऐसे बैक सीट भी नहीं ली थी। नॉन अलाइंड जो ये पोस्चर था, हमने एक पोजीशन ली थी, और दो हमारे अपने इंटरेस्ट थे जिसमें हमें ध्यान रख रहे थे हम। पहला ये था, नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को अलाउ किया कि जो इंटरनेशनल डिसीजंस हैं उन्होंने हमारे इंटरेस्ट में सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट, रेदर देन जो सुपर पावर्स हैं यूएस या यूएसएसआर, उनके इंटरेस्ट की जगह अपने इंटरेस्ट का ध्यान देना शुरू किया। और दूसरा, एक सुपर पावर के अगेंस्ट दूसरे सुपर पावर में बैलेंस। इंडिया को अगर लगा कि वो इग्नोर हो रही है या उसको एक पावर की तरफ प्रेशर आ रहा है दूसरी पावर की तरफ जाने का, तो दूसरा अलायंस उसको फॉर ग्रांटेड या बुली नहीं कर सकता था। हमने इस बात का भी ध्यान दिया कि कोई हमें ना प्रेशर कर सके ना हमें कोई बुली कर सके। काफी लोगों ने इंडिया की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया था, और इसके दो क्रिटिसिज्म बहुत उभर के आते हैं। फर्स्ट ये था कि ये अनप्रिंसिपल्ड था, कि हमने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे ऐसा किया कि हमने क्रूशियल जो इंटरनेशनल इशू था उसमें हमने अपना कोई फर्म स्टैंड ही नहीं लिया। हम बस झुके रह गए, हम मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, हम मजबूर हो रखे थे, जबकि जो कि गलत चीज थी। सेकंड, ये सजेस्ट किया जाता है कि इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर, हमारी पोजीशन जो थी वो कॉन्ट्रडिक्टरी थी। एक तरफ तो हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, दूसरी तरफ हम क्रिटिसाइज होते थे कि हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यूएसएसआर के साथ भी साइन कर ली 20 ईयर्स की। तो मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं हम तो नैम का हिस्सा है, और दूसरी तरफ आप यूएसएसआर के साथ ट्रीटी भी ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब ये कैसा दोगलापन हो रहा था, तो वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। तो आउटसाइड ऑब्जर्वर्स वर्चुअली ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर्स वर्चुअली हम लोगों ने सोवियत अलायंस को ज्वाइन किया था, बट हमने डायरेक्टली इस बात को कभी कहा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत डिप्लोमेटिक और हमने मिलिट्री सपोर्ट, जब हमें बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, बिकॉज एज यू ऑल नो कि इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बना, तो उसमें हमारा मिलिट्री सपोर्ट किया था। तो इस ट्रीटी ने हमें उस वक्त स्टॉप नहीं किया, और हैविंग गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, तभी हमने इतना बड़ा डिसीजन उस वक्त ले लिया था। ये आपकी बुक में कुछ आर्म्स ट्रीटीज दी हुई हैं, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेस्ट करने पे ही बैन कर दिया कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे इन फ्यूचर। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, कि भाई आप उतने वेपन्स को स्टॉप कर दिया एक्वायर करने से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से सबको पता था कि चाहे यूएस या यूएसएसआर दोनों के खेमे में से कोई भी यूज करेगा, लॉस तो दोनों तरफ का होना है। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, ये काफी बार हुई। और फिर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, की आर्म्स को रिड्यूस करने वाली चीज हुई थी, ये जॉर्ज बुश के टाइम पे इस चीज को किया गया था। तो ये आपका चैप्टर 1 जो पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वॉर का है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये एक रिवीजन थी, मैं नहीं कहूंगी कि ये बस इनफ है, बट ये रिवीजन थी। अगर अभी तक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम में जाना है, तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। एक बार दोबारा भी देख लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मैं
टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने खुद की पढ़ाई के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।